Hi, my name is Kamal, and I am the best author and coach in the country. I have written a book on rising above stress, mastering 60 plus strategies for a better life. And I am on a mission to help millions of people live a happy and a better life. सो वेलकम अगेन फ्रेंड्स। जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनका सबको वेलकम करता हूं। और आज यस, एक बहुत ही टची टॉपिक है, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है। हम सब को डेफिनेटली हमारे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत प्यार होता है। पेरेंट्स हमारे लिए पहले गुरु होते हैं, हमारे लिए सब कुछ होते हैं। और कोई अपने माँ को पहला गुरु मानता है, कोई अपने पिता को पहला गुरु मानता है। बट ये दोनों ही अतुलनीय फिगर्स होती हैं, हमारी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, हमारी लाइफ़ के अंदर। और पूरी लाइफ़ हमारा हमारे ऊपर उनका प्रभाव रहता है और कैसे वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और डेफ़िनिटली हम उनके लिए कितना भी करें, वो सफिशिएंट नहीं होता है। पर आज हम एक ऐसे राइटर के साथ बात करने वाले हैं, जो कि ना कि वो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाति शर्मा जी, जो कि एक कोच भी हैं और उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। और आज उनके साथ हम बात करेंगे उनकी एक और नई बुक के बारे में, जो उन्होंने डेडिकेट की है अपने फादर को, पिताजी को। डेफ़िनिटली फादर हमारे लिए एक पिलर की तरह होता है, जो घर की छत को सँभाल के रखता है। और कैसे वो हम सबको एक स्टडी रहकर हम सबको मूवमेंट में आगे बढ़ने में कैसे मदद करता है। सो वेलकम स्वाति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो पर। एंड आज हम आपके साथ जुड़े हैं और आपसे बहुत कुछ बातें करने वाले हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप के साथ शुरुआत करते हैं, जो आपकी नई बुक आई है, मेरे पापा मेरे सुपर हीरो। तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए। डेफ़िनिटली हम सब वी ऑल लुक अप टू आवर पेरेंट्स, आवर फादर, आवर मदर इन डिफिकल्ट टाइम्स और एट टाइम ऑफ व्हेनेवर वी नीड देम। तो प्लीज़ शेयर अबाउट योर दिस इनिशिएटिव ऑफ राइटिंग दिस बुक, मेरे पापा हाय। मेरे सुपर हीरो। जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तब मैंने ये सोचा था कि मेरे पापा के बारे में मैं ज़रूर लिखूंगी। लेकिन मैं वेट कर रही थी कि अब जब मेरी 5 बुक्स पब्लिश हुई हैं तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मैं कुछ अच्छा उनके बारे में और अच्छा लिख सकती हूँ, क्योंकि वाह! मुझे लोगों की पढ़ने की स्टाइल और जो अंडरस्टैंडिंग समझ में आने लगी। हुँ, तो और ये भी मैं चाहती थी कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, मतलब क्योंकि मैं मेरे पापा के बारे में लिख रही थी तो मैंने, क्योंकि मेरी पहली जो 4 बुक्स थी उसमें थोड़ा सा पब्लिशिंग वाइज थोड़ा मुझे मिस्टेक लगी, तो मैंने नेक्स्ट में उसको क्लियर किया, सुधारा। हुँ, तो फाइनली जब मैं कॉन्फिडेंट हो गई पूरी तरह से कि हाँ अब, और मैं ये चाहती थी कि अगर मैं पापा के बारे में लिखूं तो वो बेस्ट सेलर जरूर बननी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए सर मैंने वेट किया। तो जब राइट। मैंने स्टार्ट किया तो मैंने, सबसे पहले मेरा यही मोटिव था कि ये नंबर 1 पे जानी चाहिए तभी हम लिखेंगे। और वो नंबर 1 पे है। यस सर, और वो पहुंच गई। वो यस। बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, लोगों ने उसको अपना प्रेम दिया और लोगों ने उसको अपने से कनेक्ट करके वो लोग उसे देख पाए। जी, जी, जी। नहीं, वो बुक अपने आप में ही काफ़ी इंस्पायरिंग है। यस। और डेफ़िनेटली और वो डिज़र्व भी करते हैं इस मुकाम को। आप भी डिज़र्व करते हैं नंबर 1 ऑथर बनने के लिए। एंड हम तो यही कहेंगे कि यस, वो बुक और भी ऊँचाइयों को छुए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड यस, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो आपने बुक लिखी है, डेफ़िनेटली ये एक लेटर फॉर्म में लिखी है। यस सर। तो ये कुछ जर्नी बता सकते हैं, ये किस आपके एज, किस किस उम्र से लेके और किस उम्र तक की ये जर्नी है, जो आपने इसमें डिपिक्ट की है अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ? सर जब मैं, मेरा बर्थ हुआ, मैंने जब से मुझे चीजें समझ में आने लगी और जब से मैं ऑब्जर्वेशन में आई, अवेयरनेस में आई कि हाँ ये मेरे पापा हैं, और मुझे जो जो मेमोरीज मुझे स्टार्टिंग से जो कलेक्टिंग है मेरे माइंड में, जी। तब तो मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, वो मेमोरी हुँ, मेरे माइंड में है। राइट। तो उन सबको मैं हमेशा, जब भी मैं फ्री होती थी, हमेशा मैं उनको
पूरा अपने माइंड में वो करती थी, जैसे फ्री हूँ तो पूरा अपना चाइल्डहुड सोचना कि क्या क्या कैसे कैसे था। रिकॉल करते थे। यस सर, रिकॉल करती थी तो मुझे याद रहती थी कि हाँ ये हुआ। तो उससे ये मैं काफी रिफ्रेश होती थी, मुझे खुद को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता था। हाँ हाँ। तो इसीलिए इतनी पुरानी यादें वरना लोगों को याद नहीं रहती, मैं उसे हमेशा रिफ्रेश करती रहती थी, रिकॉल करती रहती थी। राइट। तो स्टार्टिंग में जब मैं बहुत ही मतलब शायद मुझे चलना भी नहीं आता था, क्योंकि मैं फर्स्ट चाइल्ड हूँ ओके। और मेरे पापा सबसे बड़े मतलब रहे घर में। ओके। तो जब मेरी बुआ वगैरह, सबसे छोटी मेरी बुआ थी, तो उनके बाद मेरा बर्थ हुआ। हाँ। तो काफी लाडली थी सब लोगों की, तो लोग मतलब मुझे, हमारी कंबाइंड फैमिली थी तो मैं गोद में ही रहती थी ज्यादातर, मुझे नीचे उतारा ही नहीं जाता था, इतना ज्यादा। ओके। प्यार जैसे मिला कि आपको। यस सर। तो इस वजह से क्या है, मैं चलना बहुत लेट सीखी थी। हम्म हम्म। तो उस वजह से फिर मम्मी पापा ने मुझे वो जो पहले तो वुडन वाली जो साइकिल आया करती थी, हाँ जी। वॉकर वगैरह तो बाद में आए हैं। करेक्ट करेक्ट, वो एक ट्राई साइकिल टाइप की होती थी यस जो सर, पकड़ के ट्राइसाइकिल। चलते थे, वुडन वाली, राइट। तो वो ला कर दी। अब मैं नानी ओके। के भी जाती थी तो वहां भी मम्मी लेकर गई, तो वहां भी यही हुआ करता था, कोई मुझे मतलब नीचे नहीं उतारता था गोदी से, सब इतना ज्यादा वो करते थे। ओके। तो सर, तो सर मतलब ये चीज मेरे अंदर वो चीज कमी आ गई कि मैं चल नहीं पाई। हम्म हम्म। तो वो सारी चीजें जब मैं मम्मी पापा से अपने बर्थ की सुनती थी कि तू लेट चलना सीखी थी, ऐसा ऐसा था, तो मुझे अपने आप में फील होता था कि वाकई में जब हमें जरूरत से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ को रोकती हैं। रोकती हैं, राइट। तो इसी से रिलेटेड मैं इन चीजों को रिकॉल करती रहती थी, और जब भी मैं कहीं मिस्टेक होती थी तो पापा हमेशा मुझे ये क्लियरली यूं नहीं कहते थे कि तुमने यहाँ गलती की है। हम्म वो मुझे एक ही शब्द बोलते कि सेल्फ एनालिसिस करो कि कहाँ मिस्टेक हुई है। हम्म। क्योंकि ज्यादातर कंडीशन में हम ये सोचते हैं ना कि हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते कि दिमाग पे कौन लोड डाले, किसी से पूछ लेते हैं वही कहाँ गलती हुई है हमसे। राइट। तो लेकिन वो मुझसे पूरी मेहनत करवाते थे कि नहीं बैठो और सोचो कि कहाँ मिस्टेक करी तुमने। हम्म। तो इस चीज से मुझे जब मैं पूरा अपना, जब हम एनालिसिस करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही हमारा पूरा माइंड में आने लगता है ट्रेन की तरह, पूरा एक एक डब्बा कि कहाँ राइट आज राइट। यहाँ है तो पास्ट में हमने क्या मिस्टेक्स करी होंगी। तो तो आपके पापा ने शुरू से ही आपको अंतर्मुखी बना दिया था। जी मतलब अंतर्मुखी तो वैसे में थी ही, क्योंकि पर मेरे पापा भी काफी अंतर्मुखी रहे हैं, शायद इसीलिए मुझ में वो क्वालिटी आई है। क्वालिटी आई, वाह वाह। जी सर। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और कितने सटल तरीके से आपके पापा ने उस तरफ आपको गाइड किया। जी सर, मतलब ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं कि वो जज कर देते हैं अपने बच्चों को कि भाई तुमने यहाँ गलती की है। पर राइट। उन्होंने कहा मैं हूं या कोई भी है, अगर वो तुम्हारी मिस्टेक बताए उस पे मत जाओ, तुम खुद अपने आप को अपने अंदर झांको और देखो कि वाकई में कहाँ मिस्टेक हुई है तुमसे। हम्म। सेल्फ इवेल्युएशन। यस सर। तो उसकी आदत उन्होंने मुझे शुरू से ही डाल दी थी। तो जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब वो मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में थे, जैसा कि मैंने ओके। पहले भी बताया था आपको। हाँ जी। तो सर उसकी वजह से जैसे कभी मान लीजिए मम्मी को छुट्टी नहीं है और कोई मेरी केयर करने वाला अगर प्रेजेंट नहीं होता था, क्योंकि वैसे कंबाइंड फैमिली थी, बट कभी कोई कोई कहीं कहीं जाना पड़ जाता था किसी को, जी। तो फिर पापा छुट्टी लेते थे या उनका सेकंड सैटरडे होता था तो वो छुट्टी पे ही रहते थे उस दिन। हम्म। तो यहाँ पर सेकंड सैटरडे में ये होता था कि ऑफ रहता था ऑफिस, ओके। सेकंड और अब तो फोर्थ भी होने लग गया फोर्थ बट। भी, हाँ जी। जी सर। तो सर उस वक्त मैं पापा के साथ टाइम स्पेंड करती थी, और पापा मुझे मतलब जैसे मुझे इवेंट याद है, कुछ घटनाएं, जैसे बॉटल में दूध पिलाते थे, भर रहे होते थे, बनाते होते थे, तो अब मैं उनके पीछे पीछे ही रहती थी किचन में। तो कुछ ना कुछ वो गीत गुनगुनाते रहते थे ताकि मेरा एंटरटेनमेंट हो, मैं होता है। बोलूं। हाँ। तो हमेशा अक्सर ये गीत जरूर गुनगुनाते थे, जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, हम्म। खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। राइट तो इसके बारे में मैंने बुक में भी डिस्कस किया है। राइट। तो ये चीज जब बचपन से ही ये लाइंस मैंने सुनी तो मुझे रियलाइज होने लगा कि लाइफ इज अ गेम, हम्म। और हमें अगर खेलना आ गया तो हम खिलाड़ी हैं, वी आर प्लेयर। एंड अगर हम नहीं खेल पाए तो हम अनाड़ी हैं, फिर हमारा अनाड़ी।
राइट। तो पापा की संगत का ये असर पड़ा कि मैं काफी ज्यादा, मतलब थिंकिंग वाइज, वो मेरा थिंकिंग पैटर्न जो था, लॉजिकल माइंड, वो काफी मेरा डेवलप हुआ। हम्म। और स्कूल में जब जाती थी सर, छोटी थी तब भी कभी जैसे किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, या किसी टीचर ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं तुम्हारा अच्छा नहीं था, हम तुम्हें नहीं लेंगे, तो मैं काफी उदास हो जाती थी कि मुझे नहीं लिया ये वो। तो फिर पापा टीचर से बात करने जाते थे कि भाई आप उसे चांस तो दीजिए, तभी तो वो करेगी। राइट। तो उस चीज में उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। हम्म। और फिर जब मैं परफॉर्म करती थी तो मुझे डर भी लगता था कि टीचर ने रिजेक्ट किया है तो पता नहीं, क्या पता कमी रही हो। हम्म। तो पापा मुझे यही बोलते कि फिर मुझे वो दूसरी लाइन से सुनाते थे, मतलब कुछ क्योट्स वगैरह सुनाते थे, कि मुझे डर लगता था कि कोई मुझ पे हंसेगा, मैं स्टेज पे जाऊंगी अगर बिगड़ गया परफॉर्मेंस। तो कुछ लाइंस जैसे उन्होंने, मैं बताना चाहूंगी, जो मेरी सबसे फेवरेट लाइंस रही हैं, जो वो कहते थे कि भाई यूं ना देखो मुझे हंस हंस के, वक्त का क्या पता कहीं मुझसा ना कर दे। हम्म। और एक, जब मैं कभी फेल हो जाती थी, नहीं हो पाई, क्लियर ही नहीं हो पाया, और मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती थी, तो मैं जब उदास होती थी तो उनको ये पता था कि मेरी बेटी जो है वो इंट्रोवर्ट है, वो मुझे नहीं बताएगी कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी। हम्म। तो खुद ही मुझसे आके बात किया करते थे, और वो मुझसे बोलते कि अम, देखो बेटा, अगर तुमको अगर ऐसा कभी जीवन में लगे कि मैं फेल हो गई हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, या कोई मुझ पे हंस रहा है, तो तुम यही लाइन याद रखना कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, हम्म। जालिमों अपनी किस्मत पे नाजा ना हो, दौर बदलेगा, ये वक्त की बात है। हम्म। वो सुनेगा यकीनन दुआएं मेरी, वो सुनेगा यकीनन दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। हम्म। सो ब्यूटीफुल। तो सर ये दो चीजें मेरे इतने ज्यादा करीब थी कि मतलब जब भी ऐसा होता था मैं यही लाइंस हमेशा दोहराती थी। हम्म। जब भी मॉरल सपोर्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं इनविजिबल तरीके से आपके पापा आपको हमेशा गाइड करते रहे हैं। यस सर। क्योंकि हाँ। सर पापा ने यही बोला था कि बेटा यहाँ तो मैं हूँ, लेकिन लाइफ इतनी बड़ी है, अगर तुम बाहर पढ़ने जाओगे, वहां मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं हूँ, हम्म। तो तुम्हें पूरी लाइफ, मतलब पूरे लोगों को, दुनिया को फेस करना है, तो तुम्हें अंदर ही अपने वो मोटिवेशन क्रिएट करना होगा उनको। राइट। और सर क्योंकि मेरे पापा ने तो 14 ईयर्स की एज से सब कुछ फेस किया है, कि मेरे दादाजी बहुत अर्ली स्टेज में चले गए थे, और उन्होंने, उनकी 5 सिस्टर्स और एक ब्रदर है, तो सब हम्म। ने पढ़ाया, सिर्फ एक सिस्टर उनकी बड़ी रही है, तो उन्होंने इतनी पूरी फैमिली तो को लेके वो जो, चल। यस, जिंदगी की जो सीख थी उन्हें जो मिली वो आपको भी देते चले गए। जी सर। हाँ। फिर सर जब कॉलेज टाइम में भी मैं बाहर थी, तो उस टाइम भी काफी अप डाउन्स आते हैं लाइफ में, बट ये है कि मेरा पापा से इतना अच्छा बॉन्डिंग हो गया था क्योंकि वो शुरू से कनेक्टेड थे। राइट। तो मैं उनको, मतलब मैं बताऊं भी नहीं ना, तो उनको मेरी आवाज से ही मेरे पेरेंट्स को लग जाता था कि नहीं, कोई तो बात हुई है जो ये बता नहीं गई है। यस। क्योंकि क्योंकि सर मुझे लगता था मैं अननेसेसरी, उन जब मुझे ही फेस करना है तो उन्हें क्यों टेंशन दूं। तो इस वजह से मैं वो चीजें रिकॉल करती थी और कोशिश करती थी कि अपने आप में ही सॉर्ट आउट करूं, हर जगह तो पेरेंट्स आएंगे नहीं। आएंगे। जी सर। यस, बट पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो बिन बोले भी समझ लेते हैं। जी सर, वो बिना बोले, मतलब अगर फोन भी नहीं करती थी ना मैं, आवाज भी ना सुने, उनको कहीं ना कहीं आभास हो जाता था कि मुझे मेरे बच्चे को फोन करना है, मतलब। हाँ, कि वो किसी न किसी ऐसे इमोशनल लो फेस में चली गई है जिस वजह से फोन भी नहीं कर रही हाँ, मे बी सर उनको ऐसा फील होता होगा कई बार। है। राइट। बाकी कहीं ऐसा कनेक्शन रहता था जो मुझे गॉड से फील होता है, कि हम ना बताएं तो भी गॉड हमें सुन सकते हैं। ऐसा मुझे इंट्यूशन, एक कनेक्शन वाइज उनसे लगता था, मम्मी पापा दोनों से ही। डेफिनेटली, यस यस। और सर जब जैसे मैं कभी टॉप पे आती थी, जैसे मैंने 12th बोर्ड टॉप किया, और फेयरवेल पार्टी में मुझे मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मिस लेजिया अवार्ड भी मिला था 12th स्टैंडर्ड में। तो इतनी सारी जब सक्सेस आई तो पापा को ये भी टेंशन रहती थी कि ये कहीं मतलब ईगो में ना आ जाए, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। हाँ।
जैसे ही मैं ज्यादा, उनको लगता ज्यादा खुश हो रही है तो बोल देते थे क्या हो गया, इसमें कोई बड़ी अचीवमेंट थोड़ी ना है, बोर्ड ही तो पास किया है, बहुत लोग करते हैं। राइट। तो वो ये कहते थे कि ये तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अपना, तो अभी बाहर जाओगे न जाने कितनी लंबी दौड़ है तुम्हें दौड़नी है। हम्म। तो ये कोई बड़ी तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, कोई महान काम नहीं किया है, इस तरह वो कहते। तो मैं थोड़ा लो, मतलब लो में नहीं जाती थी, लेकिन जो बहुत ज्यादा वो हो जाता करेक्ट। वो पैर जरा ग्राउंड से उठने शुरू हो गए थे तो वापस से ग्राउंडेड हो जाता है लेवल में पर्सन। आ जाता है। राइट राइट राइट। तो इसीलिए सर जो अचीवमेंट्स होती है ना, वो बचपन से ही उन्होंने जो हैबिट्स डाली, इसी वजह से ये है कि आज अचीवमेंट होता है तो वो दिमाग पे नहीं चढ़ता। तो लोग भी ये चीज कहते हैं, जैसे कई मेरे कोलीग्स कहते थे कि आपने नेट क्वालिफाई किया है बट आप मतलब इतना प्राउड ही नहीं लगते यार। तो वो लोग कहते थे, मैं सोचती थी कि यार ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये लोग, भाई हम्म। इतना बड़ा तो मैं किया नहीं है कुछ, बहुत लोग नेट क्वालिफाई करते हैं। तो वो चीज, राइट। वो हैबिट पापा ने शुरू से मुझ में डाली। यस यस, नो डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि रस्सी को ज्यादा भी टाइट करोगे तो भी टूट जाएगी, और अगर ढीली छोड़ दी तो वो लटक जाएगी। जी तो सर। उसको राइट टाइट होना चाहिए, और मतलब एकदम करेक्ट शेप में रहनी चाहिए। तो जी। माइंड हमारा ऐसा ही है, तो आई थिंक उन्होंने आपको बचपन से ही इस माइंड मास्टरी की तरफ मोटिवेट किया। यस सर। तो सर जैसे ही वो कहते थे कि यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज मुझे कुछ मिलता था अचीवमेंट, तो वो मुझे यही कहते थे हमेशा कि क्योंकि आसपास हमारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें चढ़ा देते हैं, हम्म। ताकि इतना ज्यादा लेवल वो कर देते हैं कि हम फिर उसी में ही घूमते रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। और लोगों को चने के झाड़ पे चढ़ाने में भी मजा हाँ, आता है, और लोग चढ़ भी बहुत जल्दी जाते हैं। चढ़ भी जाते हैं। तो उनको यही फियर रहता था कि अगर ये चढ़ गई तो इसकी ग्रोथ यहीं रुक जाएगी। हम्म। तो और वो जानते थे कि इसमें वो कैपेबिलिटीज उनको लगता था, पर मुझे उस टाइम फील नहीं होता था। जब हम्म। मैंने धीरे धीरे चीजें की तब मुझे उनकी भी बात समझ में आने लगी कि पापा ने क्यों ये चीजें मेरे को इस तरह से ग्रो किया है। समझाया है यार। करेक्ट। वो एक दूरदृष्टि जो होती है, जी सर। उसके साथ आपको अलाइन करके चलना सिखाया। जी सर। और सर जब मैं कॉलेज में थी तब भी काफी इश्यूज हुए, लाइक काफी मतलब होता ही है कि हम हमारे हिसाब से प्रिंसिपल से चलते हैं और लोग चाहते हैं कि हम उनके जैसे बन जाएं। राइट। तो वो चीजें भी आई मेरी लाइफ में। उस वक्त मैं पापा को थोड़ा बहुत हिंट देती थी, मैं ज्यादा उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। तो वो समझ जाते थे, और उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी जो बहुत ही प्यारी स्टोरी है, और बुक में भी लिखी है प्लीज, वो। यस यस, प्लीज शेयर दैट स्टोरी। सर एक चींटी और टिड्डे की कहानी टिड्डे तो की हमने, कहानी। आई जी, नो। बचपन से सुनी है। करेक्ट, बट और आपने जो जैसे बताया है इस बुक में डेफिनेटली डिफरेंट है, और हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे वो। ओके सर। सर उसमें ये है कि जैसे चींटी जो है वो मेहनती होती है और वो हार्ड वर्क करती है, एक एक तिनका जोड़ती है कि भाई जब ठंड आएगी, बारिश आएगी तो मेरा घर तैयार हो ताकि मैं उसमें अपना आश्रय ले सकूं। करेक्ट, जो डिफिकल्ट टाइम में। जी सर। और जो एक टिड्डा होता है वो उछल कूद करता रहता है। तो बचपन से हमने कहानी सुनी कि एक टिड्डा रहता है, वो मस्तीखोर रहता है, इधर उधर उछलता है, और वो चींटी को भी डाइवर्ट करने की कोशिश करता है कि चलो चलो मेरे साथ, क्या तुम ये मेहनत कर रही हो। तो वो चींटी जो है वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती, वो अपने काम हम्म। में लगी रहती है। हम्म। फिर भी वो टिड्डा पीछे लगा रहता है, उसे मतलब बीच में करता रहता है, कुरेदता रहता है वो। फिर वो रुककर एक बार जब ज्यादा ही हो जाता है तब जवाब देती है कि देखो तुम भी मेहनत करो, तुम समझ नहीं रहे हो, अभी कंडीशन अलग है लेकिन बाद में पछताओगे। टिड्डा मानता नहीं है, अपनी मस्ती में लगा रहता है। फिर हम्म। टाइम बदलता है, बारिश और सर्दी का मौसम आता है। तो टिड्डा जो है वो, चींटी तो आराम से अपने घर में बैठी होती है, और राइट। जो टिड्डा होता है वो परेशान होता रहता है और बेहोश होकर चींटी के घर के आगे गिर जाता है। हम्म। उस वक्त चींटी को दया आ जाती है, तो ठीक है भाई, वो उसको अपने घर ले आती है, सेवा करती है। अब उसको समझाती है कि देखो मैंने कहा था ना। तो टिड्डा उस वक्त रियलाइज करता है कि हाँ हाँ सही है, मैं अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। राइट। लेकिन जब वापस गर्मियों का टाइम आता है तो टिड्डा वही अपनी हरकतें शुरू कर देता है। हम्म। और अब चींटी देख लेती है कि अब जो है इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है, वापस वो चींटी को परेशान करता है कि तुम क्यों हम्म। मेहनत कर रही हो, इस तरह से। तो चींटी को लगता है कि अब हम मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है, अब मैं इसकी सहायता भी नहीं करूंगी। हम्म। तो देन वो फिर टिड्डे को लगता है ये तो चींटी तो दयालु है ही सही,
तो वो वापस उसके आश्रय लेने चला जाता है जब मौसम चेंज होता है। चेंज होता है। राइट। तो उस टाइम फिर वो चींटी दरवाजा लगा देती है कि नहीं, मैंने तुम्हें समझाया था, अब तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। तो उससे क्या होता है कि टिड्डे का ईगो हर्ट हो जाता है, वो मीडिया बुलाता है, वो ये सारी चीज, ये थोड़ा सा मॉडर्न लाइफ के से करेक्ट। कनेक्ट किया। हाँ जी। वो मीडिया बुलाता है कि चींटी मेरे उसमें नहीं आई, और अब जो है मुझे मेरी सहायता नहीं करी इसने, तो अब मैं इसे बताता हूँ। बदनाम करना शुरू कर देते हैं उसे। जी, कि इसने ऐसा किया वैसा किया, मेरे साथ बुरा किया, मुझे करेक्ट। आश्रय नहीं दिया। तो चींटी उस पर ध्यान ही नहीं देती, वो अपना काम करती रहती है, वो ग्रेजुएशन करती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करती है, फिर वो फॉरेन चली जाती है, उसको फॉरेन से कॉल आने लगते हैं। तो अब मीडिया में वो काफी, वो थोड़े टाइम मीडिया इधर उधर की बातें फैलाती, लेकिन चींटी जब ध्यान नहीं देती और वो सक्सेसफुल स्टेज में आ जाती है, तब जो है मीडिया टिड्डे को छोड़ के चींटी के पास चले जाती है, हम्म। उसका इंटरव्यू लेने दौड़ती है। और टिड्डा जो है वो बैठा पछता रहा होता है कि मैंने मतलब इसकी लाइफ को खराब करने में मतलब अपना समय बताया, हाँ। हम्म। और खुद की लाइफ खराब कर ली। खराब कर ली। एब्सोल्युटली यस, ये बहुत ही डीप मैसेज है। जी सर, तो वो मुझे ये कनेक्ट कराना चाह रहे थे कि मतलब चींटी बनो, टिड्डे मत बनो। राइट। कि कोई आप पे को टॉर्चर कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। जब एक दिन आप उस मुकाम पे पहुंचोगे, तो ये जो टिड्डे हैं ये उछलते ही रह जाएंगे, नीचे रह जाएंगे, और आप बहुत दूर जा चुके होंगे इनसे। करेक्ट करेक्ट। और ऐसे एलिमेंट्स बहुत हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको डिफेम करते हैं, जो आपके प्रति रिजेंटमेंट रखते हैं। और लोग जी बहुत सर। बार ऐसा भी होता है कि उनसे अफेक्टेड हो जाते हैं और उन्हें ये नहीं रियलाइज होता कि हम अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। जी सर, क्योंकि कॉलेज में ये हुआ, मैं काफी इंट्रोवर्ट थी, और मैं अपने मतलब वही है कि पापा ने कहा था ऑनेस्टी नहीं छोड़नी, और अपना जो मोरल कैरेक्टर है वो नहीं छोड़ना। हम्म। और कई स्टूडेंट ऐसे थे जो अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पास इतना मनी भी नहीं था, और वो उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो उनको चीट कर रहे हैं। हम्म। कि किसी तरह अरेंज करके उन्होंने भेजा है इन्हें, और ये लोग उनको चीट कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड्स बना रहे हैं, इधर उधर मस्ती मार रहे हैं। हम्म। तो मैं वो लाइफ पसंद नहीं करती थी, मैं काफी इंट्रोवर्ट थी, और मुझे मेरी एम्बिशियस भी थी कि मुझे एक मुकाम हासिल करना है। आप तो इंट्रोवर्ट थी या इंट्रोस्पेक्टिव थी? इंट्रोस्पेक्टिव मीन्स। अंतर्मुखी होता है, जी। और इंट्रोवर्ट होता है जो अपने आप में ही रहता है। नहीं सर, शायद दोनों का ही मेल हम कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि शुरू में मैं इंट्रोवर्ट थी, बट फिर धीरे धीरे जब पापा ने सेल्फ एनालिसिस की टेक्निक। करेक्ट करेक्ट, तो वो इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता जी सर। है। फिर मैं ओके। खुद ही एनालिसिस करती थी, मुझे लगता था नहीं, यहाँ मैं सही हूँ, मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना है। हाँ। अब इस कंडीशन में इतना ज्यादा हो चुका था कि जब लोग मुझे नहीं बदल पाए, तो पूरा कॉलेज, सभी स्टूडेंट्स मेरे अगेंस्ट हो चुके थे, हम्म। और मुझे काफी फील कराया जाता था कि ये सबसे अलग है, इसकी लाइफ ऐसी नहीं है, हम तो ऐसे हैं, हम तो बिल्कुल बिंदास हैं, मौज मस्ती करते हैं। ये काफी, मेरे दो ही ठिकाने होते थे सर कॉलेज में, या तो कंप्यूटर लैब या फिर लाइब्रेरी। हाँ। और इस वजह से टीचर्स पसंद करते थे, तो फिर वो जेलसी वगैरह भी कुलीग्स में आ जाती थी। आ जाती है। करेक्ट। कि- जेलसी, पर रिजेंटमेंट। करेक्ट। जी सर, तो वो लोग सोचते थे इसे टॉर्चर करो ताकि ये हमारी तरह हो जाए। हम्म। और बट मैं आपके ऊपर तो आपका पापा का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। जी सर। सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजो रंग। और फिर वही चीज, वही दौर होता है जब पेरेंटिंग भी परीक्षा में होता है और हम भी परीक्षा में होते हैं। राइट। क्योंकि सर पेरेंट्स कभी भी हमेशा अच्छी ही बच्चों को देते हैं सीख, लेकिन कहीं ना कहीं वो 80% हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना मतलब स्ट्रांग रह पाते हैं उस चीज में। करेक्ट, कैसे हम लोग उसको इनटेक करते हैं, कैसे हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, और कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। जो वैल्यूज हमें फैमिली से मिली हैं, जी वो सर। वैल्यूज हमें गार्ड करती हैं एक्चुअली। जी वो सर। वैल्यूज हमारी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती हैं, रादर देन कि ये सोचे कि अब हमें कोई देखने वाला नहीं है तो वी आर फ्री। सो दैट जी। इज एक्चुअली नॉट अ फ्रीडम। जी सर, क्योंकि इस सेंस में भी पापा ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, वो पापा ने तो क्या मतलब मैंने स्कूल में सुनी थी, तब मैंने उनसे पूछा था उसका मतलब। हम्म। वो एक बार जो है एक मुल्ला होता है, वो अपने बाशिंदों को बोलता है कि ये मैंने तुम्हें दो बकरे दे दिए, अब इनका जो है सर कलम करके लाओ, ऐसी जगह जाके काटना जहाँ कोई तुम्हें देख ना रहा हो। हम्म। तो एक आदमी जो है बिल्कुल सुनसान जगह जाके काट देता है। हाँ और जी। वो
दूसरा व्यक्ति होता है वो काट ही नहीं पाता, वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था पेड़ पौधे मुझे देख रहे हैं, ईश्वर मुझे देख रहा है। करेक्ट। तो वो चीज हो जाती है कि मुझे भी अपने आप में ये फील होता था कि यार कोई तो मुझे देख रहा है, कोई मैंने गलत किया हम्म। तो यस। फिर वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली। वो हमारा खुद का जमीर होता है, हमारे खुद की अंतरात्मा होती है, जो एक्चुअली हमें गाइड करती है। और वो अंतरात्मा और कहीं से नहीं आती है, बल्कि हमारे एंसेस्टर से, हमारी उन वैल्यूज से जो हमारे एंसेस्टर्स ने इतनी मेहनत करके बनाई, कमाई। जी सर। यस। और सर फिर मतलब पापा ज्यादा टेंशन नहीं लेते थे, उन्होंने बचपन से ही बोल रखा था बेटा जब मैं तुम्हें गाइड करने के लिए मौजूद नहीं होगा और तुमने डिसीजन लिया है तो फिर तुम जानो कि तुम क्या डिसीजन लेते हो। और राइट। जैसे अर्ली एज में पेरेंट्स को डर भी रहता है थोड़ा सा कि भाई कोई गलत रास्ते पे ना ये लोग ना। जाए। राइट। और आपने एक स्टोरी भी शेयर की है इसी डर के ऊपर, तो प्लीज शेयर ग्लिम्स फ्रॉम दैट स्टोरी कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो ही चीजें हैं जो, एक है वो जीवन आपके हाथ में नहीं है, और दूसरा। जी सर, वो बचपन से ही ये कहते थे जब मुझे डर लगता था तो मतलब शुरू में तो मैं बहुत ब्रेव थी क्योंकि बचपन से ही पापा ने ब्रेवनेस की स्टोरी सुनाई थी। वीर सावरकर और जितने भी हमारे जो शहीद हुए महाराणा हैं। प्रताप, ये सब आपने उसके अंदर, बुक के अंदर लिखी हुई है, और वो मैसेजेस और वो जो मॉरल्स जो आपने अडेप्ट किए। और यस। जी सर। तो सर उन वो मुझसे यही कहते थे तो मैं काफी ब्रेव थी। अब मैं और पापा जो है वो हॉरर मूवीज भी देखते थे अकेले, मतलब बैठ के। तो मेरी जो छोटी बहन थी मुझसे छोटी वाली वो डरती थी, तो मैं उसका मजाक बनाती थी ये तू तो डरपोके बच्चों में होता है। तो पापा मुझे समझाते थे कि देखो बेटा अगर कोई हमसे कमजोर होता है ना हमें उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अगर आप बलशाली हो बलवान हो तो दूसरों की सहायता करो, उन्हें भी उस लेवल तक पहुंचाओ, हम्म। ना कि उन्हें मतलब चिढ़ाओ या उनको कमजोर फील कराओ। राइट। तो फिर मुझे बुरा फील हुआ तो मैंने उसको आके समझाया देखो अपन बैठते हैं चल ठीक है बात करते हैं, डरना नहीं चाहिए, ऐसे करके उसे थोड़ा ब्रेव बनाने की मैं कोशिश करती थी। हम्म। और जब मैं कहीं किसी चीज से थोड़ा सा डर जाती थी कि कोई स्टेप लेने से या मतलब कुछ काम करना है मुझे, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं या गलत ना हो जाऊं, क्योंकि सर डर बच्चों में सोसाइटी वाइज आता है, अगर कोई ब्रेव है तो बाद में सोसाइटी में रहकर हम थोड़े से डरपोक हो जाते हैं। राइट। कहीं ना कहीं। यस। जी सर। तो तब सर मेरे पापा मुझे यही कहते कि आप जो है सिर्फ इंसान को दो ही चीज का डर होता है, तुम सोच के देखो, तुम्हें फेल होने का डर नहीं है। रियल डर अगर तुम देखोगे तो या तो तुम्हें मृत्यु का डर है, इंसान को उससे बड़ा कोई डर नहीं है। नहीं है। करेक्ट। फेल ही तो होगी ना, फेल कोई डर थोड़ी है, पास भी हो सकते हो। हम्म। और अगर एक बार फेल हो गए तो दोबारा पास भी हो सकते हो। इस तरह राइट। वो मोटिवेट करते थे। हम्म। तो उन्होंने बचपन से ही सिखाया कि इंसान के जीवन में कोई डर नहीं होता, अगर उसने मृत्यु के डर पे विजय प्राप्त कर ली कि हाँ ठीक है एक दिन तो जाना ही है, करेक्ट। तो कोई चीज उसे डरा ही नहीं सकती, फिर तुम भूत प्रेत से भी नहीं डरोगे, किसी नहीं से डरते। नहीं डरोगे। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि ये सब हमारी इमेजिनेशन है। जी सर। इमेजिनेशंस भी है और कुछ अगर नेगेटिविटी चीजें अराउंड हमारे होती हैं जो हमें डराती हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत हो जाएगा या ऐसा गलत हो जाएगा, कोई हमें मार देगा, कई बार ऐसे कई बार थॉट्स आ जाते हैं क्योंकि कंडीशन कई बार नेगेटिव एनवायरनमेंट की होती है। हम्म। तो उस टाइम भी वो यही कहते हैं कि अगर उस समय तुम बोल्ड हो गए राइट। तो फिर तुम्हें कोई चीज नहीं डरा सकती। और एब्सोल्यूट। जी सर, और डरना है तो सिर्फ अपने कर्मों से डरो, हम्म। क्योंकि उससे बड़ा और कोई नहीं है, तुम्हें सजा देने वाले सिर्फ तुम्हारे कर्म है। राइट। तो ये दो चीजें उन्होंने मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक चीजें सिखाई थी लाइफ के यस, साथ। आई थिंक मुझे भी इसी बात पे याद आया, स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि अगर इंसान को भगवान की बजाय कर्मों से डरना सिखाया होता, तो आज ये जी दुनिया कुछ और हो जाती। और पर बिल्कुल सर। दुविधा की बात यह है कि इंसान कर्म करने से नहीं डरता है, पर भगवान से डरता है। जी सर, जबकि भगवान से डरने की जरूरत ही नहीं है, वो तो जरूरत बुरा नहीं है। करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन कर्म वेरी ने तो राइट। भगवान को भी नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी बिल्कुल। भोगा, राम ने भी भोगा। कर्म तो आपने जो किया उसको भुगतना ही पड़ेगा। करेक्ट। जी राइट। सर। वो यही कहते थे कि कोई भी चीज डिसीजन लो तो फटाफट कंक्लूजन पे मत पहुंचो, पहले उसे एनालिसिस करो, क्योंकि कई बार चीजें दिखती कुछ है और रियलिटी कुछ और होती है। जैसे आपने इस ऐसे स्टोरी के थ्रू भी
शेयर किया, आपके पापा ने एक स्टोरी शेयर की थी, नेवले वाली स्टोरी। जी सर। हाँ। उसमें उन्होंने यही बचपन से ही, मतलब तब तो मैं स्कूल में, शायद मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, तो हम्म। मुझे स्टोरीज, बेड टाइम स्टोरीज पसंद थी, तो मैं पापा के पास जाती थी कि अगर आपको, आपके पास होंगे तो मुझे स्टोरी सुनानी पड़ेगी इस तरह से। तो पापा मुझे सुनाते थे कि चल ठीक है मैं सुनाता हूँ तुझे, कोई नहीं सुना रहा, चल मैं सुनाता हूँ। हम्म। वो जो है, क्योंकि मेरा ये हुआ करता था, पहले मैं दादी के पास जाती थी, वो मना कर देती थी तो मम्मी के पास जाती, अब मम्मी के पास भी कहानियां खत्म, तो फिर मैं पापा के पास जाती थी। हाँ। तो तो पापा right। मुझे नेवले की कहानी सुनाते थे, और उन्होंने मुझे ये चीज बोली कि बेटा इसमें क्या होता है कि वो एक आदमी होता है, नेवला को पालता है, वो नेवला वफादार भी होता है, लेकिन right। चूंकि वो अपने बच्चे के मोह में इतना अंधा हो जाता है कि उसको सिर्फ नेवले के मुंह में खून नजर आ जाता है, कि तो ही वो जज कर लेता है कि इसने मेरे बेटे को मारा होगा। मार दिया, करेक्ट। तो बिना देखे, बिना समझे, अपनी सारी इंद्रियों को पहले देख से पहले चीजों को इंस्पेक्ट करो, मतलब, हम्म। और उसके बाद आप कंक्लूजन पे पहुंचो, फिर भी सोच समझ के एनालाइज करके कि वाकई में क्या रहा होगा। क्या, करेक्ट। क्योंकि फिर बाद में उसे पछतावा होता है कि अरे इसने तो मेरे बच्चे को बचाया और मैंने इसी को मार दिया। हम्म। बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है पहले आप थोड़ा सा पॉज क्रिएट करके सिचुएशन को, हालात को समझो, रादर देन एकदम से कंक्लूजन पे पहुंचने की बजाय। जी। एंड देन क्योंकि एक्ट, यस। यस, तो उस स्टोरी में यही था कि आप फटाफट से किसी के लिए जजमेंट क्रिएट मत करो कि ये बुरा है ये अच्छा है, हम्म। हम्म। थोड़ा वेट तो करो, उसकी सिचुएशंस देखो। हम्म, तो आपने ऐसे आई थिंक 42 स्टोरीज लिखी हैं, 42 लेसन जो आपने अपने पापा से सीखे हैं। जी सर। 42 नहीं, आई थिंक उसके अंदर भी छोटी छोटी कुछ और स्टोरीज भी हैं, बट 42 चैप्टर्स में आपने लिखा है। जी सर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली हम सब लोग जो है अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, पर बहुत लोग होते हैं जो उसको एक्सप्रेस नहीं करते। जी सर। तो आपने ये पूरी बुक लिखी है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने इसे एक बुक के रूप में लिख दिया है, उसे एक्सप्रेस किया है, हम्म। तो हाउ इट हैज इम्पैक्टेड, इस बुक ने आपकी, आपके पापा के साथ रिलेशनशिप को और कितना इम्पैक्ट किया है? और ऑफ कोर्स आपकी टाइट बुक का टाइटल अपने आप में बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर रहा है, मेरे पापा मेरे सुपर हीरो। बट जब आदमी सोचता है, एनालाइज करता है, उसे लिखता है, तो डेफिनेटली एक अलग तरह की अंदर से उन्हें सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस आ जाती है। तो ये लिखने के बाद अब आपके संबंध आपके पापा के साथ और कितने मजबूत हुए और कितने ज्यादा? सर पापा से तो मेरा हमेशा स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, और उनको मैं मेरी राइटिंग्स भी दिखाती रही हूँ। हम्म। बट ये है कि मैं उनको दिखा भी दूं कि मैंने आपके, मतलब उनके बारे में अच्छा कुछ ऐसा लिखा है, या तो वो एकदम नॉर्मल रहते हैं, मतलब उनका कुछ ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं कि हाँ वाह मेरे बारे में बड़ी तारीफें लिखी है इसने, अच्छा लिखा है। हम्म। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ मैन है, तो उनके आगे हम कितना भी, मतलब, क्योंकि वो कोर्ट में रहे हैं, कोर्ट में से रिटायर हैं वो, हम्म। और अच्छी पोस्ट से उनका रिटायरमेंट हुआ है, हम्म। तो काफी जज और काफी तरह के लोगों से उनका वास्ता पड़ा है लाइफ में, हम्म। हम्म। और ऐसे काफी मुकाम उनकी लाइफ में आए हैं कि जब लोगों ने चढ़ाया भी है हम्म। और गिराया भी, लेकिन उस टाइम उनका क्योंकि वो खुद बैलेंस में रहते थे, न्यूट्रल रहते थे, राइट, राइट। तो मुझे यही वो कहते हैं कि कोई तुम्हारी तारीफ करे चाहे बुराई करे, तुम्हें सामान्य रहना है, हम्म। तुम्हें ना तो हम्म। चने के झाड़ पे चढ़ना है, ना ही नीचे गड्ढे में कूद जाना है कि टू मैं तो जाना है, राइट, राइट, राइट। जी सर। यस, एंड आई थिंक यस, आपने भी एक और उसके अंदर बहुत अच्छी बात लिखी है कि इस दुनिया में एक पापा ही हैं जो आपको अपने से ज्यादा आगे बढ़ने में देख के सबसे ज्यादा खुश होते हैं। जी सो सर। व्हाट इज दैट इंसिडेंट, प्लीज वो इंसिडेंट शेयर कीजिए हमारे साथ। सर एक्चुअली जब मैं काफी, मेरे लाइफ में डाउन पीरियड आया, तो पापा को यही लगता था कि मतलब मेरी बच्ची में इतना टैलेंट है, तो क्यों ये इतना डाउन पीरियड आ रहा है इसकी लाइफ में। तो काफी टाइम वो कभी कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, दिखाते हैं हम लोग, गाइडेंस लेते हैं, तो सब अच्छा बताते थे कि नहीं सब बढ़िया है सब बढ़िया है, तो उनको लगता था कि बढ़िया है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो
उस टाइम शुरू में तो मेरे पास जब अचीवमेंट ही अचीवमेंट थे, तो मेरे पापा मुझे हमेशा ये चीज बोलते थे कि ज्यादा मत चढ़ो, कोई बड़ी बात नहीं है। तब हम्म। मुझे आश्चर्य हुआ कि आज मतलब तब तो पापा मुझे ऐसा बोलते थे और आज उनको मेरी इतनी ज्यादा चिंता हो रही है। हम्म। क्योंकि मैं सोचती थी कि इनको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए ना भाई, कि ये तो मुझे हमेशा कहते आए कि क्यों इतना वो, हाँ ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, तो इनको क्यों फर्क पड़ रहा है। हाँ। तब फिर जब मेरा वापस अच्छा पीरियड शुरू हुआ, मैंने कॉलेज में वापस मेरा अचीवमेंट्स मिले, तो हम्म। टीचर्स बोलते थे कि नहीं स्वाति का ऐसा है, ये रिकॉर्ड है। हम्म। तो थोड़ी सी भी अगर कोई तारीफ कर देता था तो उस टाइम वो, मैंने उनकी स्पार्क्स देखी है आईज में, जो चमक होती थी। हम्म। तो मैं वही देखती थी कि यार ये क्या चीज है। मतलब पहले तो मुझे ये कहा जाता था कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने वो पीरियड देखा जो वो हम्म। कभी देखना नहीं चाहते थे, मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो हम्म। कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई डाउन पीरियड मेरी बेटी की लाइफ में आए। हम्म। और उसके बाद जब अच्छा पीरियड भी शुरू हुआ तो उस टाइम उनकी जो स्पार्क थी वो और बढ़ गई आंखों की। हम्म। तो इससे मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मतलब पापा से बढ़कर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, जो वाकई में आपके लिए हमेशा खुद से आगे देखना चाहते हैं। हम्म। और जब मैं बाहर पढ़ने गई, हमारे एक मैं नेट की कोचिंग कर रही थी, तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे, सब लड़कियां ठीक है रेस्टोरेंट जाती थी, सब करती थी, मैं रूम में ही बैठ के तैयारी कर रही होती थी। हम्म। तो जब पापा मुझे वहां से लेने आए, मेरा सिलेक्शन हो गया था नेट में, और जब पापा लेने आए तो उन अंकल ने जो बात कही वो मेरे पापा को इतना दिल से छू गई हम्म। कि मतलब उनको उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जैसी 20 बेटियां भी अगर मेरी होंगी ना, उनके लड़की नहीं थी मतलब से, लड़की। हम्म। हम्म। तो वो डरते थे कि, लोग डरते हैं कि लड़की होगी तो हमारी बदनामी होगी, या कुछ गलत कर लेगी तो हम बदनाम होंगे, क्योंकि हाँ जी। सोसाइटी तो करेक्ट, सोसाइटी का एक अपना अलग ही नजरिया है। नजरिए है। तो उनको उस वक्त इतना प्राउड फील हुआ जब उन अंकल ने कहा कि आपकी जैसी बेटी की 20 बेटीज भी अगर मेरे पास हों तो मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैं, बेटी क्यों है मेरे। क्यों है, करेक्ट करेक्ट। तो सर वो जितने लोग मिलते थे और उनसे जब बात होती थी मेरे बारे में, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, वो इस बात को जरूर एक्सप्लेन करते थे हम्म। कि इस बात पे मुझे अपनी बेटी पे नाज है कि उसने मतलब उस मतलब लोग इस तरह की बातें उसके बारे में कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सोचती थी कि पापा को क्या अच्छा नहीं लगता मैं अचीवमेंट करती हूँ पहले। तो तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, पापा ही वो व्यक्ति हैं, वो मुझे इसलिए कहते थे ताकि मुझे प्राउड ना हो जाए हम्म। और मैं लेवल में रहूं। राइट राइट। जी सर। सो डेफिनेटली यस, जब मैं भी आपकी बुक पढ़ रहा था तो मुझे भी एक चीज स्ट्राइक हुई थी, और जो कि मतलब मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, बट जो एक मैं अगर एनालॉजी यूज करूँ तो जी उसमें यही होता है कि जैसे हर लड़की को या औरत को अपने गहने सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं, क्योंकि वो जो श्रृंगार होता है जी वो हर लड़की उसमें अपने आप को देखना चाहती है। बट मुझे लगता है कि आपकी जो पापा की सीख है वो आपकी अंतरात्मा का श्रृंगार है। जी तो सर। यस, इसके बारे में क्या है आपका मतलब? मतलब सर, लोगों को, लड़कियों को जब देखते थे पापा, तो उनका तो ये रहता था कि वो ये कहते थे हमेशा कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। राइट। तो वो जब देखते थे कि मेरे बच्चे भी ऐसे ना हो जाएं, तो हमेशा मुझे यही कहते थे, बेटा एक बात याद रखना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग की मेथोडोलॉजी पे अपने को चलना है। तो यस। शुरू से ही मैं सिंपल रही हूँ, मतलब सिंपल रहती थी, मुझे यही चीज में अच्छा लगता था। तो उन्होंने मुझे हमेशा इसके साथ एक सीख और देते थे कि विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। राइट राइट। तो अगर कितने भी बड़े आप राजा हो गए, आप शो ऑफ कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, आप में ये तरीका नहीं है कि बात किस तरह की जाए, लोगों से कैसे मिला जुला जाए, और आप पर्सनैलिटी वाइज अगर आप इतने अच्छे नहीं हो, तो राइट। लोग जो हैं वो आपको क्यों पसंद करेंगे। तो सर मेरे पापा का खुद का ऑरा ऐसा था कि कितने ही पेरेंट्स कॉलेज में आते थे, लेकिन जब मेरे पापा कॉलेज में आए तो मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि जो लोग नहीं जानते थे ना, मतलब जो दूसरी मतलब सेक्शन के जो बच्चे थे जो हमें नहीं जानते थे, वो भी उनके पैर छूने के लिए आ गए। हम्म।
तो मुझे जैसे कोई महात्मा ही आया हो कॉलेज में और वो इस तरह से जो भीड़ लग रही थी, तो मुझे लग रहा था यार ये क्या हो रहा है। मैं सबको दूर हटा रही थी, हटो हटो पापा को रास्ता दो। यस, दिस इज व्हाट आई मीन टू से जी सर। कि यस, जो हमारी पर्सनैलिटी कैरेक्टर को जो डिफाइन करता है वो हमारी इनर वैल्यूज होती है। जैसे एक औरत का श्रृंगार औरत की ब्यूटी ऐड करता है, ठीक ऐसे ही जो हमारी फैमिली से हमें वैल्यूज मिली है वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक को और ज्यादा ब्यूटी ऐड करती जी सर, क्योंकि सर गर्ल्स और बॉयज में जो सोसाइटी है बहुत डिफरेंशिएट करती है। है। राइट। और मेरे पापा को भी कई बार लोगों ने ऐसी सलाह दी कि भाई गर्ल है क्यों इतना पढ़ाना, लेकिन पापा मेरा हुनर जानते थे और वो चाहते थे कि ये और ज्यादा इसमें हुनर आए, क्रिएट हो। हम्म। तो इसके लिए वो जब 12th स्टैंडर्ड में मुझे कोचिंग नहीं मिल रही थी केमिस्ट्री की, तो मुझे कोचिंग में थोड़ा समझ में आने लगा, तो वहां पे पर ये इशू था कि बॉयज ही बॉयज आते थे। हम्म। तो सर ने मना नहीं किया था कि भाई मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा, बट थोड़ा एक सोसाइटी वाइज हमारे मन में थोड़ा फियर आ जाता है कि इतने लड़कों के बीच में कैसे पढ़ेंगे। हम्म। तो पापा ने मुझे यही बोला कि किसी के बीच में बैठ के पढ़ने से तुम्हारा चरित्र पे इफेक्ट नहीं होगा। हम्म। तुम क्या हो, ये तुम्हारी खुद की सोच और तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। राइट। तो इट डजेंट मैटर कि कोई लड़के हैं तो वो तुम्हें खा नहीं जाएंगे, अगर तुम्हारी चरित्र में बल है और तुम करेक्ट। इतने चरित्र वाइज बलवान हो, राइट। तो कोई बुराई भी जो है, मैं खाने में भी हम बैठे होंगे और हम स्ट्रांग हैं तो हम पिएंगे नहीं उससे कभी भी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल साफ सही बात सुथरे आ जाएंगे। है। जी। यस। यस। तो ये मॉरल कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने मुझे दी, और मुझे लगता है कि काफी सारी जो सीख मैंने उस बुक में डाली है, वो राइट। मुझे इसलिए शेयर वाइज लगा कि पेरेंट्स इस डायरेक्शन में अगर अपने बच्चों को वो चीज दें। गाइड करें, यस। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक बच्चों को भी ये समझना जरूरी है कि जो पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं वो भले ही इस वक्त आपको कैसी लग रही है, बट अगर उसे सही एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो आपके लिए एक एक गाइड पोस्ट की तरह हो जाती है। जी सर। सर क्योंकि मुझे भी बुरा लगता था, मैं छोटी थी तब, कि पापा क्यों टोक रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये भी अच्छा था कि मैं इंट्रोवर्ट थी, तो मैंने कभी भी इस तरह से उनका अपोज नहीं किया। हम्म। फिर बाद में जब मुझे लगने लगा कि हाँ नहीं अब थोड़ा है, तो मैं पापा को यही कहती थी कि नहीं पापा ऐसे, ये चीज मैं थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि ये, ये मुझे इस तरह नहीं, इस तरह करना सही लग रहा है। हम्म। तो जब वो कहते थे ठीक है तुम्हें करना सही लग रहा है तो तुम डिसीजन लो, लेकिन हम्म। तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, मैंने कहा हाँ मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। हाँ। करेक्ट। तो सर वो 100% जब मैं श्योर होती थी कि मैं कर ही लूंगी, तभी करेक्ट। मैं अड़ जाती थी कि नहीं पापा मुझे करना ही है अब तो। हाँ। तो यस फिर अभी, यस यस प्लीज कंटिन्यू। फिर सर पापा भी यही कहते थे कि हाँ अगर तुम जिम्मेदारी लेते हो तो फिर तुम फेल हो पास हो, मैंने पापा को यही फिर चीज बोली कि पापा मुझे रिग्रेट नहीं होगा। तो वो हम्म। कहते थे ठीक है तुम, ऐसी बात है तो फिर तुम करो। करो। राइट, राइट। तो यहाँ पे मैं आप डेफिनेटली हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और आपने इस बुक के अंदर बहुत कुछ लिखा है। शायद इस कन्वर्सेशन में उतना कवर नहीं हो सकता, इस एपिसोड में उतना कवर नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैं तो अपने सभी रीडर्स, अपने दर्शकों को यही कहूंगा कि बुक का लिंक नीचे है, प्लीज पढ़िए। बहुत ही इंस्पायरिंग बुक है एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो छोटी छोटी चीजें जो कभी कभी हम ओवरलुक कर जाते हैं, जो हमारे को पेरेंट्स देते हैं बट हम ले नहीं पाते हैं, बट कैसे अगर हम उन्हें सही तरीके से ले ले तो हमारी लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अभी कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके संबंध अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे नहीं होते। कहीं ना कहीं जी सर। वो फीलिंग्स या कहीं वो रिश्ता जो है वो उतना नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। हर पेरेंट्स की इंटेंशन सही होती है, लेकिन जी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी खुद के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, कभी कभी दूसरों को देख के एक्सपीरियंस आ जाते हैं, और हमारा माइंड कब कैसे किसी चीज को रिएक्ट कर देता है हमें पता नहीं चलता है। जी तो सर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम लोग उन, जो आपका एक एक्सपीरियंस रहा है, तो कैसे पेरेंट्स और बच्चों को कनेक्ट करने के लिए आपकी क्या एक राय होगी, क्या एक गाइडेंस होगी? सर एक्चुअली होता क्या है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ जाते हैं। जैसे हम्म। बच्चे को गलत करने से रोक रहे हैं, तो बच्चा नहीं मान रहा उसको, तो ये उल्टा ही उनके साथ रिवर्स साइकोलॉजी होती है कि हम्म। जिस चीज को ज्यादा मना किया जाए वो ज्यादा वो चीज करेंगे। करें कि करें। नहीं ऐसा क्या है, मुझे क्यों रोका जा रहा है।
हम्म, तो पापा उस कंडीशन में जब ऐसा होता था, हालांकि मैं तो काफी मतलब ओबीडियंट ऐसे रही हूँ, लेकिन जो मैंने मेरे यंगस्टर्स को देखा, हम्म, तो जब वो नहीं सुनते थे मान लो कोई, तो उस टाइम पापा कहते थे ठीक है करो, करने दो हम्म, इसे, हम्म, तो ये ठोकर खाएगा तो इसे अपने आप समझ में आएगा। हम्म, तो वो मुझ बहुत ज्यादा हम लोगों को ऐसे बांध के नहीं रखते थे, कि मुझे भी उन्होंने ऐसे इतना बांधा नहीं कि ठीक है तू करना चाहती है, एक लिमिट तक समझाया, तू करना चाहती है ठीक है करो, और उसके बाद लेकिन फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना जो भी हो, अच्छा बुरा। हाँ, हाँ, तो वो यही कहते थे बेटा मिस्टेक करने से मत डरो, आपको लगता है, तो पेरेंट्स क्या है ना सर, बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं आज के टाइम में। आज के टाइम पे यस, वो कि प्रोटेक्ट ओवर नहीं, प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो। जी हम्म, सर, हमारा बच्चा गिर जाएगा उसे चोट लग जाएगी, वो सबको पेरेंट्स को भी वो यही सिखाते थे। अगर कोई पेरेंट्स आते थे उनसे सलाह लेने की भाई आपने अपने बच्चों को ऐसे किया, हमारा बच्चा ऐसे करता है, तो पापा यही करते थे, वो जो कहते थे कि मतलब जो करना चाहते हैं उन्हें करने दो, हम्म, उन्हें आप रोकिए मत, वो अपनी गलती से सीखेंगे। हम्म, तो यही है सर कि ओवर प्रोटेक्टिव होना सही नहीं है, और आज के टाइम में पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी है और कहीं कहीं मोह में भी ज्यादा है। यस, मतलब और इतना, रेस्ट्रिक्टेड भी बहुत कर देते हैं बच्चों को। जी सर, और सर मतलब ऐसे हैं कि अगर बच्चे की गलती है तो मतलब हमारी गलती नहीं भी होती थी तो पापा पहले हमें समझाते थे, हम्म, देखो तुम थे इस वहां मौजूद थे उस इंसिडेंस पे, इसलिए तुम्हारा नाम आया, तो हम्म, ऐसी इंसिडेंट से स्किप करो या तो, और ऐसे हम्म, लोगों से दूर रहो। दूर रहो, राइट। लेकिन होता क्या है ना सर, बाकी आजकल ज्यादातर पेरेंट्स जिनके साथ रिलेशनशिप वाइज हम देखें, तो प्रॉब्लम वही इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि वो लोग मतलब उनका गलत चीज में बच्चों का पक्ष लेते हैं, हम्म, तो वो चीज बच्चों में फिर वो फ्रस्ट्रेशन ले आती है कि वहां तो इन्होंने मेरा साथ दिया था और करेक्ट, अब क्यों मेरा साथ है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमें कैसे उन्हें पेरेंटिंग देनी है। करेक्ट, करेक्ट, राइट, एक राइट लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि कितना प्रोटेक्ट करना है, कितना फ्रीडम देना है, कैसे, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ गाइडेंस देनी है। जी सर, तो सर मैं मानती हूँ कि बच्चों की गलती नहीं है वो तो, देखिए क्या होता है ना, बच्चे तो हैं एक मिट्टी के घड़े, राइट, लेकिन कुम्हार पे डिपेंड करता है वो कैसा शेप देना चाहता है। देना चाहता है। और पेरेंट्स बचपन में तो उन्हें छूट देते हैं बच्चे हैं करके, लेकिन जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी से इनको मुझे मोरली स्ट्रांग बनाना है, वही बच्चे जो हैं वो लॉन्ग रनर बन पाते हैं और लाइफ राइट, अचीव कर पाते बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। सो हैं। थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और यस, मैं अपने दर्शकों को भी कहूंगा कि बुक लिंक मैंने शेयर किया है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज गो एंड परचेज। बहुत ही अच्छी बुक है, एंड आई थिंक आप मतलब सभी की लाइफ में एक ये ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। एक जो एक रिश्ता होता है वो कैसे एक मजबूत और भी किया जा सकता है। आई थिंक इसमें बहुत सारी सीख लोगों को सीखने को मिलेंगी। And thank you so much, Swati ji, for coming on our show. And looking forward to meet you again soon with your another book. और इसका इंग्लिश वर्जन भी आ गया है सर, तो वो लिंक भी मैं Yes, सेंड कर। please. Yes, दे दीजिए, उसमें ऐड कर देते हैं। जी तो सर, हिंदी दर्शकों के लिए भी है, एंड इंग्लिश में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इंग्लिश में भी ये बुक अवेलेबल है। जी सर, थैंक यू थैंक सर, यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। To listen to more such life transforming podcast talks, please subscribe to my channel and share it with all your family and friends. Thank you.